गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ओनो स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और हम जैसा कि हम काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं अपने करंट अफेयर के एक नए सेशन में। हमारा काफ़ी दिन का करंट अफेयर छूटा भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी आने वाली क्लासेस और आज की क्लासेस के माध्यम से हम सभी के सभी टॉपिक को कवर कर सकें। ठीक है, तो मैं हूं नितेश और यहाँ पर आपके साथ लाया हूँ करंट अफेयर का एक नया सेशन। हम एक नए सेशन में आपके साथ हैं जहाँ पर हम देश विदेश के अलग अलग मुद्दों को जानेंगे। हाल ही के दिनों में क्या हुआ हमारे देश में और विदेशों में कि मतलब कौन सी नीतियाँ बनाई गई जो हमारे देश को प्रभावित कर सकती हैं। तो ठीक है, एंड आई होप कि ये सारे फॉन्ट आज के शायद आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा होगा तो कल से ये फॉर्मेट चेंज कर दिया जाएगा। तो हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए बट आज की क्लास हमारी शुरू होती है। तो आज का हमारा हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा संत का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा संत का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है देव सहायम पिल्लई, ऑप्शन बी है जैन जोनाथन, ऑप्शन सी है साराह जोसफ, ऑप्शन डी है VR अय्यर। तो देखिए, हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें संत की उपाधि दी जाने की घोषणा की गई है। घोषणा किसने की गई है? घोषणा की है रोमन कैथोलिक चर्च ने। ठीक है, ठीक, रोमन कैथोलिक चर्च है, इसके द्वारा एक संत की उपाधि दी गई है। इनके द्वारा एक संत की उपाधि दी गई है। किसे दी गई है? ये पहले भारतीय हैं। ठीक है, ये हमारे पहले भारतीय हैं जिन्हें संत की उपाधि दी गई है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही ऑप्शन देखिए, सही ऑप्शन होगा देव सहायम पिल्लई। इनका नाम है देव सहायम पिल्लई, जिन्हें रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा एक संत की उपाधि दी गई है। तो ये देव सहायम पिल्लई के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पर्सनालिटी हैं कौन? तो देखिए, 18वीं शताब्दी इनका जन्म हुआ था, 18वीं शताब्दी में। ठीक है, 18th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था और ये हमारे देश में संत की उपाधि प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय हैं दोस्तों। ठीक है, और ये संत की उपाधि देगा कौन? रोमन कैथोलिक चर्च का एक सारे ईसाई धर्मगुरु है एक पोप फ्रांसिस। ईसाई धर्मगुरु हैं, ये हैं पोप फ्रांसिस, जो कि वेटिकन में रहते हैं। ठीक है, वेटिकन एक शहर है और देश भी है, तो वेटिकन सिटी में रहते हैं ये। वहाँ पर सबसे बड़ा चर्च है ईसाइयों का, तो उसके मेन पादरी आप समझ लीजिए, मुख्य पादरी हैं पोप फ्रांसिस। यहाँ एक धर्म सभा की जाएगी और वहाँ पर इन्हें संत की उपाधि दी जाएगी। देखो दोस्तों, संत की उपाधि देने के लिए इनका एक अलग सा प्रोसेस होता है। अलग से प्रोसेस की हम बात करें तो संत की उपाधि प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति का एक महान गुण होना चाहिए उसके अंदर, कि मतलब उसने बहुत सारी सेवा की हो, उसका नाम हो गया हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस व्यक्ति के मरने के बाद, मतलब अर्थात मृत्यु के बाद, उसके नाम से कुछ चमत्कार हुए हों। तो ठीक है, चमत्कार हुए हों, तो इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद जो चर्च होता है, वेटिकन चर्च होगा, वो यहाँ पर संत की उपाधि देगा। ठीक है, और ये रोमन कैथोलिक चर्च में होगा। ठीक है, और जो ये देव सहायम पिल्लई थे, इनका जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था और ये ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। ये ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे और साथ ही साथ जब ये थोड़ा बड़े हुए तो इन्होंने, आपने नाम सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, केरल में एक राजा था मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा के राज दरबार में इन्होंने अपनी सेवा दी। ठीक, मार्तंड वर्मा के राज दरबार में इन्होंने अपनी सेवा दी। बाद में इन्हीं मार्तंड वर्मा के दरबार में एक डच नौसैनिक आता है, डच नौसैनिक आता है, जिसके प्रभाव में आकर के इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। ठीक है, थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी है इनके साथ। इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। ठीक है, ईसाई धर्म अपनाने के बाद इनका नाम पड़ गया था लेज़ारूस। लेज़ारूस इनका नाम पड़ गया था। हालांकि उस समय धर्म के प्रति इतनी ज़्यादा, मतलब धर्म के लिए इतना कट्टरपन था कि इनके ईसाई धर्म अपनाने के बाद इनको इन्हीं के दरबार से और इन्हीं के समाज के लोगों ने प्रताड़ित करना शुरू किया और अंततः इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो लगभग 1720 की दशक में
इन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था और इतने सालों के बाद इन्हें संत की उपाधि दी जा रही है वेटिकन के द्वारा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये देख लीजिए, ये इनकी हालांकि एक प्रतीकात्मक मूर्ति है, प्रतीकात्मक फोटो बनाई गई है जो कुछ ऐसी दिख रही है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ये थोड़ा इकोनॉमी से रिलेटेड है। रिजर्व बैंक का खुदरा प्रत्यक्ष योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसमें असत्य पूछा है और तो और ये पूछ रहा है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में पूछ रहा है और इसके ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शंस को देखेंगे तो इस योजना के पहले सरकारी बॉन्ड में केवल संस्थागत निवेशकों को अनुमति थी। ठीक है, अब आरबीआई ने पहली बार खुदरा निवेशक का मतलब रिटेल इन्वेस्टर समझिएगा, अंग्रेजी में इसे खुदरा निवेशक को रिटेल इन्वेस्टर बोलेंगे। खुदरा निवेशकों को भी सरकारी बॉन्ड में निवेश का मौका दिया गया है और इसमें खुदरा निवेशक रिजर्व बैंक से सीधे बॉन्ड खरीद सकते हैं। और ऑप्शन डी है, इसमें खुदरा निवेशकों के द्वारा निवेश के लिए बॉन्ड के मूल्य के हिसाब से शुल्क रखा गया है। तो इसमें से हमें गलत बताना है दोस्तों, असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर से करते हैं। जो आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना है, खुदरा प्रत्यक्ष योजना, इधर से बताते हैं। देखो हाल ही में हमारे पीएम ने बैंकिंग क्षेत्र, इस क्षेत्र में सुधार के लिए दो योजनाएं लॉन्च की है। दो योजनाएं लॉन्च की है, आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना, खुदरा प्रत्यक्ष योजना, और दूसरी योजना है एकीकृत लोकपाल योजना। ठीक है, एकीकृत लोकपाल योजना। देखो एकीकृत लोकपाल योजना में क्या होगा, जैसा कि आपको सभी को पता है कि बैंकों में अगर शिकायत करनी हो तो हमें एक माध्यम ढूंढना पड़ेगा। तो इस एकीकृत लोकपाल योजना के माध्यम से आप सभी बैंकों के किसी भी बैंक की शिकायत एक ईमेल के माध्यम से की जा सकती है। और वैसे ही आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना जो लाई गई है, ये खुदरा निवेशकों के लिए, जो कि रिटेल इन्वेस्टर है, जो कि मतलब जैसे नॉर्मल व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, वो डायरेक्ट आरबीआई से अभी तक खरीदारी नहीं कर सकता था, लेकिन सामान्य व्यक्ति अब आरबीआई से गवर्नमेंट बॉन्ड, सरकार ने गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, जिसमें कि ट्रेजरी बिल, सिक्योरिटी बिल, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो आम व्यक्ति के लिए भी ये योजना, इस योजना के माध्यम से बॉन्ड का बाजार आम व्यक्ति के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, खुदरा निवेशक होते क्या है दोस्तों? खुदरा निवेशक एक ऐसा निवेशक जो नॉन प्रोफेशनल हो, मतलब वो लगातार सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं रह रहा है, वो नॉन प्रोफेशनल है और साथ ही साथ उसे कहां पर एक्सेस दिया गया है, तो खुदरा निवेशक को रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर को जो कि म्यूचुअल फंड में, जो कि म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में व्यापार करना चाह रहे हैं, वो होंगे खुदरा निवेशक। रिटेल इन्वेस्टर जो ऐसे हैं जो नॉन प्रोफेशनल हैं, ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, नॉन प्रोफेशनल है और म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में काम करने के लिए इच्छुक है। तो ऐसे निवेशकों को खुदरा निवेशक हम बोलेंगे। ठीक है, और इनके लिए एक ऐसा अकाउंट बनाया जाएगा, रिटेल गिल्ट अकाउंट। देखो नॉर्मल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं, वैसे ही रिटेल गिल्ट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होगा जहां पर ये जो खुदरा निवेशक होंगे वो म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ डेबिट या क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इनके लिए गिल्ट अकाउंट बनाया जाएगा, नॉन प्रोफेशनल। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो ये स्कीम लाई गई है, ये स्कीम लाई गई है रिटेल डायरेक्ट स्कीम लाई गई है, खुदरा प्रत्यक्ष योजना आरबीआई की लाई गई है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य होगा कि सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार जो है उसमें विविधता लाना।
विविधता कैसे लाई जा सकती है, क्योंकि अभी तक जो है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में बैंकों का अलग अलग संस्थाएं हैं, उनका वर्चस्व है। तो उनके वर्चस्व को कम करने के लिए गवर्नमेंट सीधे एक्सेस दे रही है नॉर्मल व्यक्ति को। ठीक है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमी में सर ने पढ़ाया होगा आपको, स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड, ये भी होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं राज्य सरकार की, स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड राज्य विकास बॉन्ड होते हैं। तो ठीक है, और सॉवरेन गोल्ड में निवेश करने की इन्हें आज छूट मिलेगी, सॉवरेन छूट नहीं मिलेगी इन्हें, मतलब अब कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन सभी में निवेश कर सकता है व्यक्ति। ठीक है, और इसमें आपको ध्यान देना होगा कि प्राथमिक बाजार के साथ साथ द्वितीयक बाजार में भी निवेश किया जा सकता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, इस स्कीम की इंपॉर्टेंस क्या होगी, इस स्कीम की इंपॉर्टेंस होगी, आपने पढ़ा होगा आत्मनिर्भर भारत का। तो ये आत्मनिर्भर भारत को बनाने में मदद करेगा, साथ ही साथ बेहतर पहुंच हेतु सुगमता प्रदान करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट आत्मनिर्भर भारत, कि हर व्यक्ति तक बेहतर पहुंच हो सकेगी, हर व्यक्ति की बॉन्ड मार्केट तक बेहतर पहुंच हो सकेगी। ठीक है, अगला है सरकारी ऋण की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। सरकारी ऋण की सुविधा, और साथ ही साथ धन का प्रवाह, संचय नहीं होगा। अब नॉर्मल इंसान क्या करता है, अगर उसके पास सेविंग बचती है तो वो या तो बैंक में जमा कर देता है या तो फिर वो अपने पास कैश के फॉर्म में रखता है। लेकिन अगर उसे रिटेल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है डायरेक्ट, तो वो धन का प्रवाह कहाँ होगा, वो गवर्नमेंट को धन देगा, जिससे धन का यूज जो होगा वो अलग अलग परियोजनाओं में किया जा सकेगा। तो ये इतने सारे इसके इंपॉर्टेंस हो सकती हैं। ठीक है, तो अब इसको एक बार अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। हम उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि रिटेल इन्वेस्टर क्या है, पीएम ने कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की हैं, आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष मूल्य योजना, और दूसरी थी एकीकृत लोकपाल योजना। हमने खुदरा प्रत्यक्ष मूल्य योजना पर हमने काफ़ी सारी बातें कर ली कि खुदरा प्रत्यक्ष योजना जो होती है ये एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लाई गई है। रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो कि नॉन प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, नॉन प्रोफेशनल होते हैं और म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अब थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में जानते हैं। देखो, इस योजना के पहले सरकारी बॉन्ड में केवल संस्थागत निवेशकों की अनुमति थी। मैंने आपको अभी बताया कि अब इसके माध्यम से केवल सरकारी बॉन्ड में अब व्यक्ति भी कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि केवल संस्थागत लिखा है ना, संस्थागत मतलब जैसे नाबार्ड हो गया, सेबी हो गया, तो इसके माध्यम से, या बैंक हो गया कोई, इसके माध्यम से ही निवेश कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका सही हो गया। अगला ऑप्शन देखिए, अब आरबीआई ने पहली बार खुदरा निवेशकों को सरकारी बॉन्ड में निवेश का मौका दिया है। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि ये चीज़ पहली बार हुई है, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें खुदरा निवेशक रिजर्व बैंक से सीधे बॉन्ड खरीद सकते हैं। ये भी हमने अभी डिस्कस किया कि अब रिजर्व बैंक से सीधे बॉन्ड खरीदा जा सकता है खुदरा निवेशकों के द्वारा। ऑप्शन डी देखते हैं, इसमें खुदरा निवेशक के द्वारा निवेश के लिए बॉन्ड के मूल्य के हिसाब से शुल्क रखा गया है। तो दोस्तों, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं रखा गया है किसी भी बॉन्ड के हिसाब से। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। और हम देखते हैं यहां पर एक चीज, यहां पर और समझ लीजिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो बार बार नाम आ रहा है, सरकारी प्रतिभूतियां, ये क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है। देखिए, ये नॉर्मली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ये केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा जारी की जाती हैं। केंद्र या राज्य द्वारा, और ये दो फॉर्म में होती हैं। उनमें से एक फॉर्म को केंद्र सरकार करता है, दूसरे फॉर्म को राज्य सरकार करती है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा फॉर्म है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जो लेस देन 1 ईयर होती हैं, लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर का मतलब 90 दिन, ठीक है, 91 डेज, 182 डेज, 182 दिन या 364 दिन, ये इतने दिन की होती हैं, ये 1 साल से कम की, और इन्हें जारी करता है केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, केवल केंद्र सरकार इन्हें जारी करती है। इन्हें जारी करने वाली होती संस्था कौन है, अल्पकालिक प्रतिभूतियों को कौन जारी करता है, उसे जारी करता है केंद्र सरकार।
और वहीं दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की बात करें, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की बात करें तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जारी करती हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, ठीक है, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जारी करती हैं दीर्घकालिक प्रतिभूतियां। और ये दीर्घकालिक प्रतिभूतियां 1 साल से ज़्यादा की होती हैं, ये डेटेड होती हैं, ठीक है, इसमें डेट पड़ी होती है कि इतने से, जैसे मान लीजिए आज तारीख है 17, तो ये 17 नवंबर 2021 से लेकर के 17 नवंबर 2023 तक का होगा, तो वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ होंगी। और अगर इन्हें स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है तो इसे हम बॉन्ड बोलेंगे, और अगर स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है तो स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड बोलेंगे, इसे स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में आपको ये छोटा सा सारांश समझ में आ गया होगा, पिछला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हमने डिटेल खुदरा निवेशकों की हमने बात की है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 11 नवंबर को अपने यहां ओंके ओबावा जयंती मनाने का फैसला किया है, ठीक है। राजस्थान, कर्नाटक, असम और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक ने हाल ही में, देखिए 11 नवंबर को ओंके ओबावा जयंती मनाने का फैसला किया गया है कर्नाटक में। आपने पढ़ा होगा हैदर अली के बारे में, ठीक है, हैदर अली के बारे में पढ़ा होगा। तो हैदर अली ने जब कर्नाटक के चित्रदुर्ग में अटैक किया था चित्रदुर्ग को जीतने के लिए, तो वहां पर चित्रदुर्ग की जो लड़ाई चल रही थी, वहां पे मदकरी नायक नाम का एक व्यक्ति था, उसका शासन था। तो उसके शासन में ये ओंके ओबावा, कन्नड़ भाषा में ओंके का मतलब होता है मूसल, ठीक है, उखली के साथ जो होता है धान कूटने के लिए, वो था। तो उन्होंने जो ओबावा नाम की एक महिला थी, उन्होंने मूसल के साथ लड़ाई की थी। तो इसलिए अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने 11 नवंबर को ओंके ओबावा जयंती मनाने का फैसला किया है, ठीक। ये देख लीजिए, इनके हाथ में ये जो मूसल है, तो इसके माध्यम से उन्होंने लड़ाई करने की, हैदर अली की सेना से युद्ध किया था, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जयंती का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग के संबंध में, ये भी इकोनॉमी का टॉपिक है। इनसाइडर ट्रेडिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इनमें आपको सही कथन की पहचान करनी है दोस्तों, सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कंपनी के द्वारा अपने ही कर्मचारियों को शेयर बेचे जाने की घटना को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, और सेबी के द्वारा काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक या केवल दो या एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है ये समझ लो। इनसाइडर का मतलब जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इनसाइडर मतलब अंदर से कोई व्यक्ति अगर शेयर की खरीदारी या खरीदता है या बेचता है। इनसाइडर, या अगर कोई कंपनी ही स्थापित है, उस कंपनी के अंदर शेयर की, उस कंपनी के कर्मचारियों को अंदर क्या चल रहा है उसके कर्मचारियों को पता होता है, ठीक है। अगर उन्हीं में से कोई कर्मचारी, कंपनी अगर घाटे में जा रही है, ये पब्लिकली नहीं आया है कंपनी घाटे में जा रही है या कंपनी थोड़ा प्रॉफिट में जाने वाली है, मान लो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, अगर किसी कर्मचारी को पता है पहले से, अब वो बाहर निकलता है, अब वो जाता है चुपके से अपने एजेंट को बोलता है कि मेरी कंपनी के शेयर बढ़ने वाले हैं, तुम आज खरीद लो क्योंकि कल से इसके शेयर बढ़ने वाले हैं। तो अगला व्यक्ति क्या करेगा, जानकारी के आधार पर, उसके पास हो गई जानकारी, पुख्ता जानकारी हो गई, वो गया, उसने उस कंपनी की, कंपनी एक्स थी, कंपनी एक्स के 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है, 100 शेयर खरीद लिए जो कि आज 100 रुपए के थे और कल बढ़ करके ये 200 रुपए के हो जाएंगे। तो उसको पहले से जानकारी थी, इस वजह से उसने यहां पर खरीद लिया 100 रुपए का, तो इसको डायरेक्ट प्रति शेयर 100 रुपए का लाभ हो गया। और वहीं एक ये एक्स कंपनी का एजेंट है वाई, और वहीं एक नॉर्मल व्यक्ति है, एक नॉर्मल इंसान है जिसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है, उसे अगले दिन ही जानकारी होगी। हालांकि थोड़ा अगर स्टॉक मार्केट की जानकारी रखता होगा तो उसे जानकारी हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति जो किसी एजेंट के माध्यम से निवेश करवाते हैं उन्हें इसकी जानकारी कम होगी। तो इनके सापेक्ष में, ये वाई एजेंट के सापेक्ष में इस नॉर्मल व्यक्ति का काफी नुकसान हो गया और ये एक अनुचित स्तर की प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, ठीक है।
ये नॉन लेवल फील्ड का कंपटीशन हो जाएगा। तो इसे प्रतिबंधित किया गया है दोस्तों सेबी के द्वारा। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी हमारा क्या करता है, जो ऐसे व्यापार जो कि स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित होते हैं उनको नियंत्रित करता है, ठीक है, सेबी के द्वारा। तो सेबी के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है ऐसी घटनाओं को, ठीक है, कि अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता है तो वो नहीं होगा, इसे कोई बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। सेबी करता क्या है, ये रेगुलेट करता है अलग अलग बॉडीज को, जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं। वित्तीय संस्थाएं मतलब जैसे कि म्यूचुअल फंड वाली संस्थाएं हो गई, बीमा कराने वाली संस्थाएं हो गई, जो कि आपको सिक्योरिटी प्रदान करती हैं, ऐसी संस्थाएं। तो ऑप्शन देख लीजिए इसका, कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को शेयर बेचे जाने की घटना को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये चीज़ सही हो गई कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, अपने कर्मचारियों को शेयर बेच रहा है। अगला देखते हैं, ये इसका दूसरा कथन है, सेबी के द्वारा इसे काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि सेबी ने इसे प्रतिबंधित किया है, तो इसे बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा केवल एक, क्योंकि दूसरा गलत है, इसे बढ़ावा सेबी के द्वारा नहीं दिया जा रहा हो। समझ में आ गया, तो समझ में आ गया हो गया, ऐसे समझाया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में ISSI इसी सनिक चर्चा में था। ISSI, इसका नाम देख लीजिए, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, ISSI SAA इसी सैनिक चर्चा में था। ये है क्या, हाल ही में देखिए एक चर्चा में रहा है। ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी उत्तराखंड में पाया जाने वाला खास किस्म का पौधा, ऑप्शन सी है डायनासोर की एक नई प्रजाति, और ऑप्शन डी है एक हानिकारक ऑनलाइन गेम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही आंसर होगा डायनासोर की एक नई प्रजाति, ठीक है, इसी सैनिक। ठीक, देखो इसका मतलब क्या है, डायनासोर की एक नई प्रजाति खोजी गई है जो कि 240 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर रहा करती थी, ठीक है। और इसे सैनिक का मतलब अगर ग्रीनलैंड में ये खोजा गया है, ग्रीनलैंड में इनुइट भाषा बोली जाती है, एक इनुइट भाषा में। इसका मतलब होता है, इसी सेनाटी का मतलब कोल्ड बोन, ठीक है, इसका मतलब होता है कोल्ड बोन। तो इस डायनासोर को नाम दिया गया है इनुइट भाषा में इसी सैनिक, और जिसका मतलब होता है कोल्ड बोन डायनासोर। तो ये 240 मिलियन साल पहले पाया जाता था। और ये टर्मिनोलॉजी आप दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में टर्मिनोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। आपको ग्रीनलैंड का मैप याद होगा, ये हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका, इधर यूरोप का हिस्सा है, और यहाँ पर ये छोटा सा कनाडा के बगल में ग्रीनलैंड है, ठीक है। मैप में देख लीजिएगा लोकेशन इसकी, ठीक। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, आपको असत्य कथन का चयन करना है, असत्य कथन का चयन करना है। देखो तकनीकी वस्त्र मिशन, तकनीकी वस्त्र के बारे में है। तकनीकी वस्त्र का वर्तमान वैश्विक बाजार 250 अरब डॉलर का है, या फिर लगभग 18 लाख करोड़ का है, ठीक है। भारत की हिस्सेदारी 19 अरब डॉलर है। अगला ऑप्शन है, इसमें सबसे बड़े भागीदार अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, चीन और जापान, लगभग 20 से 40% की साझेदारी है। और ऑप्शन डी है, भारत को दुनिया में आत्मनिर्भर जीवंत निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से फरवरी 2021 में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का शुभारंभ किया गया है। तो जान लेते हैं हम कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन है क्या। देखो नॉर्मल वस्त्र अगर हम पहनते हैं तो हम वो रिलेटेड होते हैं फैशन से रिलेटेड, कि हम पहन रहे हैं, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, किसके ऊपर कैसा लग रहा है, ठीक है, उसके फैब्रिक के ऊपर नहीं जाते। लेकिन अगर इस मिशन की बात करें, ये मिशन क्यों लाया गया, राष्ट्रीय तकनीकी, जो ये राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन है, इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। और इस मिशन को लॉन्च करने का उद्देश्य ये था कि ऐसे वस्त्र बनाए जाए जिनकी डिज़ाइन से, मतलब बाहरी डिज़ाइन से कोई फर्क ना पड़े, वो डिज़ाइन बाहर से क्या है इससे कोई हमें फर्क ना पड़े, जबकि उसका अंदर मटेरियल क्या यूज़ हो रहा है, हमें इससे रिसर्च करके इस तकनीक को और इस उद्योग को बढ़ावा देना था। अब तकनीकी वस्त्र का मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि जो फायर डिपार्टमेंट वाले पहनते हैं, जो बॉम्ब स्क्वाड को, बॉम्ब को डिफ्यूज करने वाले जो कपड़े पहनते हैं, या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट बनने में जो भी मटेरियल यूज होता है, वो उसे तकनीकी वस्त्र कहा जाता है, ठीक है। तो
ऐसी चीज़ें तकनीकी वस्त्र में आएंगी जिनका बाहरी आउटफिट से कोई मतलब ना हो, मतलब डिज़ाइन से, रंग से कोई मतलब ना हो। उनकी खासियत हो कि वो अपने अपने एरिया में स्पेशल तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे कि बताया ना, फायर डिपार्टमेंट में, बॉम्ब स्क्वाड में, ठीक है, तो उन्हें तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत बनाया जाना है। तो इसका ऑप्शन देखिए, इससे मैंने बताया ना 2020 में लॉन्च किया गया था वस्त्र मंत्रालय के द्वारा, आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में 250 अरब डॉलर मतलब 18 लाख करोड़ का व्यापार चल रहा है और भारत की हिस्सेदारी 19% के आसपास है और लगभग 20 से 40% की हिस्सेदारी है अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, चीन और जापान की। ये सही है। और इसका ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन देखिए कि दुनिया में आत्मनिर्भर भारत जीवंत निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्था बनने के उद्देश्य से फरवरी 2021 में तकनीकी वस्त्र मिशन का शुभारंभ किया गया है। अभी हमने यहाँ पे जाना कि ये 2020 में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो सही है। हमारा इस मिशन को लॉन्च करने का जो उद्देश्य है कि विश्व में हमें आत्मनिर्भर बनना, तकनीकी वस्त्र के मामले में जीवंत निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, ठीक है। निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए हमने तकनीकी वस्त्र मिशन लॉन्च किया गया है। क्योंकि अभी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे कि अभी यहाँ से हमने बुलेट प्रूफ जैकेट मंगाई, तो मंगाने से अच्छा है हम उसे खुद से बनाएं और हम उसे एक्सपोर्ट करें। ठीक, समझ में आ गया होगा। और भारत की हिस्सेदारी की बात करें तो अब यहाँ पे लगभग 4% से कम की हिस्सेदारी है भारत की। ठीक है, तकनीकी वस्त्र मिशन के बारे में समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, देखो, हाल ही के दिनों में दिल्ली में यमुना नदी में झाग की घटना देखने को मिली है। तो झाग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? सत्य कथन की पहचान करनी है और वो भी झाग से रिलेटेड है। यमुना में फॉस्फेट की उच्च स्तर की वजह से झाग का निर्माण होता है। अगला ऑप्शन देखिए, ज़्यादा फॉस्फेट त्वचा में जलन पैदा करता है। तो फॉस्फेट के उच्च स्तर से और ज़्यादा फॉस्फेट त्वचा में जलन पैदा करता है। तो पहले इसका थोड़ा सा साइंस जान लेते हैं कि इसके पीछे साइंस क्या है। देखो, यमुना नदी में, वैसे किसी भी नदी में आपने देखा होगा कि नॉर्मली झाग बनता है। ठीक है, आप कहीं पे भी जाए, चाहे समुद्र में जाएं या फिर किसी जलप्रपात पे खड़े होते हैं या किसी भी ऐसी नदी जिसमें बहाव हो, वहाँ पर झाग बनता ही बनता है। झाग बनने का रीज़न क्या होता है? वो ये उसका रीज़न ये है कि देखो, वहाँ पर भी जो भी सड़े गले प्लांट होते हैं या फिर डेड बॉडीज़ होती हैं जीव जंतुओं की, वो पूरी तरीके से घुल नहीं पाती हैं। तो उनके जो छोटे छोटे अणु होते हैं उसमें वसा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सड़े गले पौधों के अवशेष होंगे या फिर पौधे हो गए, अवशेष हो गए, ये जब अणुओं में टूटते हैं, जल के अणुओं में, तो इनके अणुओं में वसा होता है। ठीक है, वसा के अणु होते हैं। ये नॉर्मल तो ऐसे आंखों से मतलब पानी में रहेंगे, ये दिखाई नहीं देते, ये अदृश्य परत के रूप में पानी पे जमा हो जाते हैं, अदृश्य परत बना लेते हैं ये पानी के ऊपर। लेकिन जब पानी हिलता है हवा की वजह से या फिर उसमें लहर आती है, तो यही अणु इकट्ठा होकर के एक झाग का फॉर्म का निर्माण कर लेते हैं। जब पानी हिलता है या फिर उसमें लहर आती है तेजी से, तब ये झाग बनता है अदृश्य परत का। लेकिन ये झाग जो बनता है ये नॉर्मल है, ये साफ हो जाता है पानी के बहाव के साथ, ये साफ हो जाता है। यमुना में बनने वाला जो झाग है उसका रीजन है फॉस्फेट। ठीक है, यमुना में बनने वाले झाग का रीजन है फॉस्फेट। फॉस्फेट की अगर नॉर्मली बात करें तो होता है 6 से लेकर के लगभग 12 मिलीग्राम प्रति घन मीटर तक होता है। लेकिन यमुना के पानी में इससे कहीं ज़्यादा फॉस्फेट है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, अगर नॉर्मल पानियों में भी अगर नॉर्मल नदी की बात करें, अगर एक साफ सुथरी नदी की बात करें तो उसमें भी फॉस्फेट पाया जाता है, लेकिन पानी के बहाव के साथ वो साफ हो जाता है। बट यमुना की कंडीशन ये है कि यहां पर अधिक मात्रा में है, इसकी मात्रा अधिक है, और दूसरा ये अधिक समय तक ठहराव के कारण, अधिक समय तक ठहराव के कारण ये फॉस्फेट हट नहीं पा रहा है, नदी अपने आप को साफ नहीं कर पा रही है। इस वजह से यहां पर यमुना में झाग उत्पन्न हो रहा है। तो इसका सही रीजन है फॉस्फेट के उच्च स्तर से। और फॉस्फेट एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से स्किन डिजीज की समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, फॉस्फेट के उच्च स्तर की वजह से झाग का निर्माण होता है और ज्यादा फॉस्फेट से त्वचा में जलन उत्पन्न होती है। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है।
तो झाग कैसे बनता है पानी में, और साथ ही साथ यमुना में कैसे झाग बना, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका फॉन्ट सही नहीं है, चलो मैं बोल देता हूँ। वैश्विक स्तर पर विश्व निमोनिया दिवस कब आयोजित किया जाता है? ठीक है, ये पूछ रहा है विश्व निमोनिया दिवस, ठीक है, कब आयोजित किया जाता है? इसका डेट देख लेते हैं कब का है। 12 नवंबर, 13 नवंबर, 13 नवंबर या फिर 30 अक्टूबर को, या 15 नवंबर। ये आपको बताना है 12 नवंबर, 13 नवंबर, 30 अक्टूबर या 15 नवंबर को। तो ये है 12 नवंबर को। हमने पिछली क्लास में अपने डिस्कस किया था निमोनिया के बारे में कि निमोनिया कैसे होता है, कौन सी बीमारी है, तो इसके बारे में आप पिछली क्लास देख सकते हैं। और ये अभी 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस बनाया गया था। आपको याद होगा तो पिछली क्लास में हमने निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में चर्चा की थी, जिसे मिशन इंद्रधनुष के 12 टीकों में शामिल कर लिया गया है, वो भी फ्री में लगाने के लिए। आप पिछली क्लासेस देखिएगा, आपको याद आ जाएगा, जिसमें मिशन इंद्रधनुष के 12 टीके थे, जिसमें न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नेवल फोर्स सेंट्रल कमांड नेवसेंट नेवल फोर्स सेंट्रल कमांड की सेनाओं के द्वारा लाल सागर में एक बहुपक्षीय सुरक्षा अभियान आयोजित किया गया है। इनमें से कौन कौन से देश शामिल हैं? ठीक है, ये नेवल सेंट्रल फोर्स कमांड है, ये यूएसए की है। यूएसए का जो 5th फ्लीट है उसे नेवसेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूएसए का 5th फ्लीट मतलब 5वां जहाजी बेड़ा। जहाजी फ्लीट का मतलब होता है, अगर एक फ्लीट चल रही है तो उसमें एक जहाज मत समझिएगा, उस एक जहाज के साथ कई सारे जहाज होते हैं, जो बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर होंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, कुछ फ्रिगेट होंगे और उनके साथ कुछ पनडुब्बियां चल रही होंगी, तो उस फ्लीट में इतनी चीज़ें शामिल होती हैं। तो यूएस की जो 5th फ्लीट है उसे नेवसेंट का नाम दिया गया है। तो नेवसेंट ने अभी हाल ही में कुछ देशों के साथ मिल करके लाल सागर में एक अभ्यास किया। ठीक है, उस देश की उस क्षेत्र की शांति के लिए, ठीक है, उस क्षेत्र की शांति के लिए कुछ देशों के साथ मिलकर लाल सागर में अभ्यास किया था। तो यूएस के साथ कुछ देश और शामिल थे, यूएसए के साथ कुछ देश और शामिल थे। तो आपको बताना है कि वो कौन कौन से देश शामिल हैं। ऑप्शन देख लीजिए, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, बहरीन, कतर या इजराइल। ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, कुवैत, ईरान या इजराइल, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो, इसका सही ऑप्शन होगा यूएसए। यूएसए तो था ही, हमने पहले ही बोल दिया यूएसए था। इसके साथ ही साथ बहरीन, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, इतने लोग थे, बहरीन, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट, यूएसए, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल। ठीक है, इतने देश शामिल थे। देखो, लाल सागर में इनके साथ आने का मतलब, वैसे नॉर्मली इजराइल के साथ कोई भी मुस्लिम कंट्रीज नहीं था इजराइल के 6 डे वॉर के बाद, लेकिन अभी हाल ही में एक अब्राहम अमेरिका के प्रयासों से इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है। और अब्राहम अकॉर्ड साइन करने वालों में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन 2 देश हैं, ये शामिल हैं। ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड है। तो देखो, इजराइल और ईरान के बीच में हाल ही में अभी पिछले दिनों में नवल वॉर देखने को मिली। नवल वॉर का मतलब, अगर इनके एरिया में एक दूसरे के शिप पहुंच जाते तो ये एक दूसरे के शिप के ऊपर मिसाइल और गोलियां दागना शुरू कर देते थे। तो उस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए एक तरीके से लाल सागर में, रेड सी में एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास किया गया है यूएसए, यूएई, बहरीन और इजराइल के द्वारा। तो अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया था। ये दोनों भी इजराइल के साथ इसलिए आए हैं क्योंकि यूएसए के मध्यस्थता में यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड का समझौता किया था। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगर हम लाल सागर की बात करें तो इसके चारों ओर कौन कौन से देश हैं ये आप देख लीजिए। तो देखिए, ये रेड सी है, रेड सी के अगल बगल में कौन कौन से देश हैं। तो ये देखिए, सबसे पहली बात, ये गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी से अलग होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसके अगर दक्षिणी उत्तरी छोर की बात करें तो ये अकाबा की खाड़ी से अलग करता है मुख्य भूमि से, और यहाँ पर ये स्वेज नहर के द्वारा भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये रही स्वेज कैनाल आपकी, ये है, ये स्वेज कैनाल है, और यहाँ पर ये भूमध्य सागर है। तो ये भूमध्य सागर से अलग हो रहा है स्वेज कैनाल के द्वारा। क्वेश्चन पूछता है कि लाल सागर किस नहर के माध्यम से अलग होता है,
तो स्वेज नहर के द्वारा ये अलग हो रहा है, ठीक। और इसके चारों ओर के देश कौन कौन से हैं? तो पहला देश देखेंगे आप यमन, यमन। दूसरा देश है सऊदी अरब, और यहां पर मिस्र, जिसे हम इजिप्ट भी जानते हैं, सूडान, ठीक, इरिट्रिया, और ये रहा हमारा जिबूती, इरिट्रिया और जिबूती। तो कितने देश हुए? यमन, सऊदी अरब, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, ठीक है। 6 देश हो गए हैं। 6 देश के द्वारा घिरा हुआ है। गल्फ ऑफ एडन की खाड़ी से अलग होता है, हिंद महासागर से। फिर इसके साथ ये लाल सागर जो है स्वेज नहर के द्वारा भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। इतने आपको याद रखने हैं कि लाल सागर किन किन देशों से जुड़ा हुआ है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि किन किन देशों से जुड़ा हुआ है लाल सागर, या फिर किन किन देशों की सीमाएं लाल सागर से साझा करती हैं, ठीक है। याद हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए, वो आपके लिए फायदा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आयोजित कॉर्पेट सैन्य अभ्यास, CORPAT, कॉर्पेट सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन देखिए, भारत और थाईलैंड, भारत मलेशिया, भारत सिंगापुर, या फिर भारत और जापान। कॉर्पेट किन के बीच में किया गया है? तो ये किया गया है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। तो इसका सही आंसर होगा इंडिया और थाईलैंड के बीच में, ठीक है। और ये वर्ष 2005 से चल रहा है, और ये 1 साल में 2 बार होता है, ठीक है। 1 साल में ये 2 बार एक्सरसाइज की जाती है, कॉर्पेट एक्सरसाइज। और ये भारत का एक सागर मिशन चल रहा है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, SAGAR। भारत सरकार का एक सागर मिशन चलाया है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, सभी के लिए सुरक्षा और समृद्धि नाम का एक मिशन चलाया है हिंद महासागर के जो भी देश हैं उनके साथ मिलकर के। तो ये सागर कार्यक्रम का ही एक भाग है। 2005 से प्रारंभ हुआ है ये युद्धाभ्यास, और हर साल वर्ष में 2 बार होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये साल में 2 बार आयोजित किया जाता है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, हिंद महासागर में। और इसमें भारत की तरफ से INS करमुक नाम का एक है शिप, वो शामिल हुआ था, INS करमुक, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। और अगर भारत और थाईलैंड के बीच अन्य अभ्यासों को देखें तो एक अभ्यास होता है मैत्री, जो कि थल सेना के बीच में होता है, ठीक है। दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में अभ्यास होता है मैत्री। और वायुसेना के साथ होता है सियाम भारत। तो सियाम भारत होता है वायुसेना के साथ, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था कॉर्पेट युद्ध अभ्यास हुआ था। एक और अभ्यास होता है मैत्री, और एक और होता है सियाम भारत वायुसेना के साथ, ठीक है। थाईलैंड का अगर मैप देखेंगे तो किन के साथ जुड़ा हुआ है? थाईलैंड का देखिए बॉर्डर जो शेयर करता है मलेशिया, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, 4 देशों से घिरा हुआ है। एक बार देख लीजिएगा, मैप में लोकेशन पूछी जा सकती है, क्योंकि 2018 के पेपर में UPSC में लाओस मेकोंग नदी के बारे में पूछा था, जो इसी रीजन से निकलती है, चीन से होते हुए। तो आपको एक बार इस मैप पे गौर कर लीजिएगा, मैप में देख लीजिएगा। प्रश्न 11 हमारा प्रश्न है कि हाल ही में त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास सिटमैक्स किन किन देशों के बीच में आयोजित किया गया है? सिटमैक्स MEX है, सिटमैक्स सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है 3 देशों के बीच में। तो ऑप्शन देखिए, सिंगापुर भारत थाईलैंड, सिंगापुर भारत मलेशिया, अगला ऑप्शन है भारत कंबोडिया इंडोनेशिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप अगर इसके अंग्रेजी नाम को अगर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर में अंग्रेजी नाम भी लिखा होगा, इसके अंग्रेजी नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। S से हो जाएगा सिंगापुर, I से इंडिया, और T से थाईलैंड, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिख गया, सिंगापुर, भारत और थाईलैंड। सिटमैक्स जो है तीसरा संस्करण है, ये सिटमैक्स का तीसरा संस्करण है, जिसे हाल ही में आयोजित किया गया है। 3 देशों की सेनाओं ने इसमें भाग लिया है। और ये भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, ये मिशन भारत सरकार का मिशन सागर चल रहा है, तो मिशन सागर के अनुरूप है। ये मिशन सागर को बढ़ावा देने के लिए ये सारे अभ्यास किए जा रहे हैं, ठीक है। ये तीसरा संस्करण था। और साथ ही साथ हमने पिछले में थाईलैंड के साथ जाना था। अगर हम
भारत और सिंगापुर की बात करें कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो एक अभ्यास होता है थल सेना के बीच में, उसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र होता है वो हमारी थल सेना के बीच में होता है। और एक है सिम्बैक्स, और अगली एक्सरसाइज का नाम है सिम्बैक्स। तो ये एक्सरसाइज का नाम आपको याद रखना है, सिम्बैक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र, और साथ ही साथ सिटमैक्स। ठीक है, इतने में हम सिंगापुर के साथ भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन का गठन किया है? आपको बताना है, यह भी कुछ दिन 2 दिन पहले की घटना है। श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। किस देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है? संसदीय मैत्री संघ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप, संसदीय मैत्री एसोसिएशन, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन का ये है किस लिए? तो देखो, दोनों देशों के जो पार्लियामेंट के बीच में है, जो भी मतलब उनके अनुभव रहे हैं, जो भी प्रशासनिक अनुभव है, और वो एक दूसरे को क्या बताना चाहते हैं, क्या सुधार करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक एसोसिएशन बनाया गया है श्रीलंका के साथ अभी हाल ही में। तो श्रीलंका भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है इस समय। अभी आगे आगे देखिए, आगे आने वाली खबरों को हम इसमें करेंगे, इस पर हमारी नज़र रहेगी कि क्या क्या होने वाला है आगे। जैसा कि आप सभी को पिछले न्यूज़ से आपको पता होगा कि चीन के डेप्ट में फंसने के बाद अभी श्रीलंका में जो खाद वाला जो संकट आया था, चीनी कंपनी, एक चीनी खाद कंपनी थी जो श्रीलंका से जैविक खाद मंगाई, श्रीलंका ने जैविक खाद मंगाया था लेकिन बाद में उसे नकार दिया, लेने से मना कर दिया, तो इसकी वजह से विवाद बढ़ा। और उसी में हम देख रहे हैं कि ये पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम देखते रहेंगे कि क्या क्या हो रहा है श्रीलंका में। तब तक हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज की पहल शुरू करने जा रहा है? ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज, इसको ऑप्शन देखिए, कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय। न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज, ठीक है, ये आयोजित किया जा रहा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आपको याद होगा हमने पहली या दूसरी क्लास में किया था आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, हमने किया, बताया था, डिस्कस किया था कि आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, ये उसी का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अगर कथन में भी दे देता है स्टेटमेंट 1 और 2 में कि यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का भाग है, यह कार्यक्रम न्यूट्रिशन विलेज प्रोग्राम, न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज, ठीक, तो ये भी सही हो जाएगा। और ये मंत्रालय कौन सा है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज का मतलब क्या होगा कि ऐसे विलेज जो कि न्यूट्रिशन में स्मार्ट हो गए हों। न्यूट्रिशन में स्मार्ट का मतलब कि उनमें कुपोषण, उन गांवों में कुपोषण दूर हो चुका हो या फिर दूर करने के बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हों, और साथ ही साथ कुपोषण दूर करने के लिए हम किसी वहाँ की जो पारंपरिक व्यंजन है, स्थानीय स्तर पर पारंपरिक व्यंजन को भी बढ़ावा देंगे। तो देखो, इससे 2 चीज़ हो रही हैं। पहला तो कुपोषण दूर हो रहा है, साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर के पारंपरिक व्यंजन थे जो कि हालांकि धीरे धीरे होते जा रहे हैं, तो वो फिर से वापस आ सकेंगे, उनका पोषण फिर से वापस आ सकेगा, हमारे थाली में मोटे अनाज फिर से वापस आ सकेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारा पारंपरिक ज्ञान भी बढ़ेगा। ठीक है, और ग्रामीण इलाकों में भोजन के प्रति और साथ ही साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, और इसके माध्यम से अगर आज बच्चे स्वस्थ हैं तो उनका शिक्षा में भी मन लगेगा, तो उनकी शिक्षा को भी, शिक्षा में और व्यवहार में, दोनों में बदलाव लाना। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम देख लें, इसका टॉपिक क्या होगा कि कुपोषण दूर करना, कुपोषण को कम करना, और अगला होगा कि परंपरागत जो उनका ज्ञान है, परंपरागत ज्ञान को बढ़ाना, जो भी लॉस्ट रेसिपीज़ हैं जो कि अब यूज़ नहीं की जाती है उनको लेकर के आना, और उनके व्यवहार में बिहेवियर चेंज करना, बिहेवियर में उनके चेंज लाना, बिहेवियर में चेंज लेकर के आना, और साथ ही साथ पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, अवेयर करना उन्हें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज ये है क्या, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव का भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 किस देश के द्वारा विकसित की गई है? दोस्तों, ये कई पिछले
2-3 सालों से ये मिसाइल काफ़ी चर्चा में रही है। तो ये किस देश के द्वारा विकसित हो गई हो? उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सभी को पता होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा रूस। ठीक है, तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक, इसको कहाँ से लिया गया है? रूस से। S-400 एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का एक ऐसा सिस्टम है जो कि जमीन पे रहता है, जो कि गाड़ियों के ऊपर एक कुछ कंटेनर्स होते हैं, उसमें मिसाइल रखी रहती हैं। तो उस मिसाइल के माध्यम से ये हवा में उड़ती हुई चीज़ों को गिरा सकता है या फिर इंटरसेप्ट करके ज़मीन पे भी कहीं पर अगर शत्रु देश का सैन्य ठिकाना है तो उसे नष्ट करने में ये मिसाइल सक्षम है। ठीक है, ये मिसाइल के बारे में अगर बात करें तो ये इतना ज़्यादा सक्षम है कि अमेरिका का सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट, अगर सबसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करें F-35, तो ये उसे भी इंटरसेप्ट करके मार करके गिराने में सक्षम है। और इसकी बात करते हैं तो अमेरिका के पास है THAAD, THAAD, अमेरिका के पास THAAD मिसाइल प्रणाली है। ये उससे भी बेहतर बताई जाती है कई मामलों में। ठीक है, तो आपको ये समझ लेना है कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, रूस के द्वारा विकसित किया गया है और अभी हाल ही में भारत को इसे सौंपा गया है। ठीक है, भारत को इसे सौंपा गया है और इससे पहले ये रूस के द्वारा चीन को दिया जा चुका है। ठीक, और इसी S-400 को लेने पर अमेरिका ने टर्की पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो अभी भारत इस प्रतिबंध से बचा हुआ है, भारत को डिलीवरी हो गई है पहली खेप की और हमने S-400 पाकिस्तान सीमा पर डिप्लॉय कर दिया गया। हमने पाकिस्तान सीमा पर S-400 को तैनात कर दिया है। तो समझ में आ गया होगा, रूस के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री के द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काफी चर्चा में रहा है अभी। ऑप्शन देख लीजिए, सुल्तानपुर, लखनऊ, बाराबंकी और मऊ। किस जिले में किया गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा सुल्तानपुर। ठीक है, वैसे तो ये बना हुआ है, अगर हम बात अभी हाल ही में सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया और हमारे जो पीएम साहब थे, एक हमारा एक प्लेन है, मालवाहक जहाज है C-130J सुपर हरक्यूलिस प्लेन है। ये मालवाहक जहाज है, दुनिया का सबसे उन्नत मालवाहक जहाज है। तो इसमें बैठ करके हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर उतरे हैं। ठीक है, तो यहाँ से उद्घाटन किया गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। ठीक है, कि आपातकालीन ये एक्सप्रेसवे इस तरीके से तैयार किया गया है कि आपातकाल के दौरान भी यहाँ पर हमारे कुछ फाइटर प्लेन भी यहाँ पर उतरे थे, जैसे मिराज, जगुआर। ठीक है, तो ऐसे फाइटर प्लेन को भी उतारा गया और फिर तुरंत टेक ऑफ कर लिया गया। ठीक, तो सुल्तानपुर से शुरू हुआ। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। इसका 341 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, नेशनल हाईवे 731 पर बना हुआ है। ठीक है, लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर, और ये यूपी के लगभग 9 जिलों को जोड़ते हुए निकलती है। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि किसी भी देश में देखो, नेशनल हाईवेज जो होते हैं, एक होता है नेशनल हाईवे और एक होता है एक्सप्रेसवे। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे, इन दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि अगर नेशनल हाईवे, बहुत सी जगह पर नेशनल हाईवे को ही हम एक्सप्रेसवे कह देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगर नेशनल हाईवे के अगर सरकार के हिसाब से बात करें तो नेशनल हाईवे पर जो हमारी टॉप स्पीड होती है वो हमारी 100 किलोमीटर पर आवर होगी, और वहीं पे अगर एक्सप्रेसवे पे जाते हैं तो ये स्पीड होगी 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड है तो वो एक्सप्रेसवे कहलाएगा। नेशनल हाईवे पर 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड होगी। और हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री ने ये कहा है कल के समारोह में ही कि इस स्पीड को बढ़ा करके हमें 140 किलोमीटर प्रति घंटा करना है। और आपको ये पता ही होगा, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि एक्सप्रेसवे जो होते हैं वो किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। रीढ़ की हड्डी का मतलब, अगर एक्सप्रेसवे चाइना की बात करें तो इसने इतने सारे एक्सप्रेसवे बना दिए हैं कि उन एक्सप्रेसवे को ही उस चीन की प्रगति का कारण माना जाता है। एक्सप्रेसवे बन जाते हैं तो इससे होगा क्या? देखो, एक जगह से दूसरी जगह के जो लोग होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाने की वजह से आसानी से पहुंच सकेंगे, और साथ ही साथ जहां पर भी एक्सप्रेसवे बनते हैं उन एक्सप्रेसवे के अगल बगल का डेवलपमेंट जो होता है, उन एरियाज का डेवलपमेंट होता है, वो उस क्षेत्र की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, तो
ये बन रहा है हमारा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे बन गए हैं, 5 एक्सप्रेसवे लगभग हो गए हैं। ठीक है, 5 एक्सप्रेसवे बन गए हैं। तो और साथ ही साथ में यूपी के सीएम ने ये कहा था कि जो एक्सप्रेसवे हम भारत का, जहां आपको पता होगा कि भारत का लक्ष्य 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य है। तो यूपी के सीएम ने कहा था इस 5 ट्रिलियन में से 1 ट्रिलियन डॉलर जो होगा वो केवल यूपी से आएगा। ठीक है, तो उसी की ये तैयारी की जा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर में इसका उद्घाटन हुआ है। ये 6 लेन का है एक्सप्रेसवे, और इसे बढ़ा करके 8 लेन करने की बात की जा रही है। तो एक्सप्रेसवे है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको ये भी थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए कि जो सुपर फाइटर प्लेन है या फिर मालवाहक प्लेन है कि पूरे एक्सप्रेसवे पर नहीं उतरेंगे। ये थोड़ी सी सुल्तानपुर में पट्टी बनी हुई है 3.2 किलोमीटर की। ठीक है, 3.2 किलोमीटर की जो पट्टी है वहाँ पर उतर सकते हैं। इसका देखो बनाने का मेन रीज़न ये है था कि अगर मान लो यूपी का जो सुल्तानपुर एरिया है दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है, तो हम बड़ी संख्या में अपने मालवाहक जहाज से सैनिकों को उतार सकते हैं, जिससे इनकी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान बॉर्डर या चीन बॉर्डर पर आसानी से की जा सकती है। ठीक है, हम अब देख लेते हैं कि यूपी के किन किन जिलों में है। ये यूपी स्पेशल में पूछा जा सकता है। यूपी स्पेशल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के किन किन जिलों से होकर के जाता है। तो देखिए ये लखनऊ से शुरू होगा, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, मऊ और गाजीपुर। ठीक है, तो ये यूपी स्पेशल में पूछा जा सकता है करंट अफेयर के तौर पर। आने वाली परीक्षा जो है आरओ की, तो उसमें देख लीजिए लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। मतलब ये लखनऊ से शुरू होता है और गाजीपुर में ख़त्म होता है। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किसने किया है सुल्तानपुर में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कैसर ए हिंद नाम की तितली को राज्य तितली घोषित किया है? तो राज्य तितली उसे अपना कैसर ए हिंद नाम की तितली थी। ऑप्शन देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम या नागालैंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने एक तितली है, उस तितली का इमेज देख लीजिए। ये तितली है, इसका नाम है केसर ए हिंद। तो केसर ए हिंद नाम की ये तितली है जिसे अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्टेट तितली घोषित किया है, स्टेट बटरफ्लाई। अगर हम अरुणाचल प्रदेश के सीएम की बात करें तो उनका नाम है पेमा खांडू, और राज्यपाल का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। राज्यपाल का नाम क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला और आखिरी प्रश्न शायद, कि 16 नवंबर 2021 में किस राज्य में वांगला महोत्सव का आयोजन किया गया? ठीक है, ये शायद एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, किसी एग्जाम में, शायद एनडीए या सीडीएस के एग्जाम में, तो अभी फिर से हुआ है। ठीक है, वांगला महोत्सव का आयोजन किया गया त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम या मणिपुर में। तो इसका सही आंसर होगा ये मेघालय में वांगला महोत्सव का आयोजन किया गया है, और ये इसका 44वां आयोजन था, 44th वांगला महोत्सव था। ठीक है, ये देख लीजिए, ये परंपरागत जो वहाँ पे आदिवासी जनजातियाँ हैं वो इस तरीके से ढोल लेकर के एक साथ, ये एक तरीके से इनका 9 वर्ष होता है। ठीक है, फसल कटने के साथ साथ एक तरीके से इनका 9 वर्ष होता है। 44वां संस्करण मनाया गया हुआ, और ये ड्रम महोत्सव भी इसको बोलते हैं ये। ठीक है, ड्रम फेस्टिवल, इसको ड्रम महोत्सव भी कहा जाता है। एक तरीके से 9 वर्ष होता है, और इनका जो 9 वर्ष का, इनके जो देवता होते हैं, जिस देवता के लिए ये करते हैं उसका नाम है सलजोंग। तो सलजोंग नाम का एक देवता होता है इनका 9 वर्ष का, तो उसको खुश करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि उसे याद करने के लिए ये ड्रम महोत्सव मनाते हैं, जिसे वांगला फेस्टिवल भी कहते हैं, मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज की हमारी क्लास समाप्त होती है, और उम्मीद करता हूँ कि पिछले 2-3 दिनों के इसमें क्वेश्चन थे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन और थोड़े से इजी क्वेश्चन टाइप में भी था, तो ये आपको समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास यहाँ पे हम अपनी समाप्त करते हैं, तब तक हमारे साथ बने रहिए
और हमारे ओनो स्टडी प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं हम कल अपने ही समय पर अपनी करंट अफेयर के एक नया सेशन में। तब तक धन्यवाद।